मैकेनिक्स के पार्ट्स में हैं, जो आपका स्पीड, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्पीड और एक्सीलरेशन के साथ जितने भी ग्राफ हैं उन सब ग्राफ का एक कॉमन सोल्यूशन दे दिया मैंने आपको। इसी सोल्यूशन से, इसी ग्राफ से आप कोई भी पार्ट को, किसी भी इक्वेशन को या किसी भी ग्राफ को आप कन्वर्ट कर सकते हो। Hello students, today I will discuss about the kinematics and their basic and fundamentals and also the based on the graph analysis। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में जब हम जिस चीज़ को डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक आती है पोजीशन, ठीक है, एंड इसी के साथ आती है डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इस दोनों क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है वो चीज़ हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आज। पोजीशन का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पर हो। इसका मतलब क्या है? पोजीशन का मतलब है बॉडी एट रेस्ट, एट एनी टाइम, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट एट एनी टाइम। इस क्वांटिटीज़ को अगर आप देखते हो कि बॉडी किसी रेस्ट में है, और किस तरीके से आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन भी क्या है, बॉडी एट रेस्ट, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट एट एनी टाइम। रेस्ट का मतलब ही है पोजीशन से, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी है कि जब आप उसको देखते हैं इनिशियल और फाइनल कि किस पोजीशन पर वो जा रहा है, उसकी अकॉर्डिंगली आपको देखना होता है। जैसे कि अगर कोई चीज़ यहाँ पे जा रही है, इस मूव कर रही है, इसमें आपके पास यहाँ पर है t=0 एंड t=5 सेकेंड पर बॉडी की पोजीशन यहाँ पे हो सकती है। अब कोई एक ही स्टूडेंट्स है आपका, वो किसी टाइम पर या तो क्लास में हो सकता है या तो अपने घर पे हो सकता है। ऐसा तो नहीं है कि दोनों टाइम पर, एक ही टाइम पर वो दोनों पोजीशन एग्जिस्ट करता हो, क्लास में भी हो और घर पे भी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस केसेस में जब आप किसी बॉडी की पोजीशन को डिफाइन करते हो एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर बॉडी इस समय क्या होती है, रेस्ट पर होगी। इट मीन्स इससे जो रिलेटेड ग्राफ होंगे आपके पास पोजीशंस का, अब अकॉर्डिंगली तो देखा जाए इसके डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ किसी चीज़ को, तो इसमें आप किसी पोजीशंस की अगर आप बात करते हो, किसी पार्टिकल्स की, किसी बॉडी की किसी पोजीशन पर t=0 एंड t=5 सेकेंड, ठीक है, सेकंड की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर भी आप वही बात करते हो सेकंड की, तो इस केसेस में आप ये चीज़ देखते हो कि इसका डायरेक्शंस क्या है, किस तरीके से ये मूव कर रहा है अपनी इस पोजीशन से इनिशियल टू फाइनल। अगर आप इसको बोलते हो कि ये आपका इनिशियल है और ये इसका फाइनल है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन आएगी यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, ये वाली चीज़ आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो कोई भी क्वांटिटी आ सकती है x नंबर। बट डिस्प्लेसमेंट इन द केस ऑफ डायरेक्शंस, इट मीन्स कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो ये वेक्टर पोजीशन पे होगा x की वैल्यूज, समथिंग x की वैल्यूज उसके साथ क्वांटिटी। बट इस केस में क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो आपके पास ये है पोजीशन की, इसकी इस कंडीशन में आप बात करते हो, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, जो टोटल डिस्टेंस है किसी पोजीशंस पर, आप वो देख सकते हो कि इसकी पोजीशंस क्या है, वो किस तरीके से गया और किस तरीके से आया। अब इस पर डायरेक्शन मैटर नहीं करता, यहाँ पर कोई बॉडी अगर आपके पास है तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता। इस केसेस में जब आप पोजीशंस की बात करते हो तो कोई चीज़, कोई बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है, ठीक है, और इसकी पोजीशन, ये पोजीशन की बात कर रहे हैं, ग्राफ नहीं है, किसी भी टाइम वो बॉडी क्या होगी, इस तरीके से कांस्टेंट होगी। अगर आप इसको किसी हॉरिजेंटल लाइन के साथ अगर आप देखते हो, किसी हॉरिजेंटल लाइन के साथ आप ड्रॉ करते हो कहीं पर भी किसी भी टाइम, तो इस टाइम पर इसकी अपनी एक यहाँ पर क्या है, पोजीशन है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होगा कि पॉजिटिव आपके पास जो x है इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर, ठीक है, आर ग्रेटर देन दिस वन। यही पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर कि आपके पास जो x की वैल्यू है, अगर ये पोजीशन है, तो इस केसेस में क्या होगा, इसकी कंडीशंस या तो x की वैल्यू 0 होगी या 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड इज द डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी विल कवर्ड इन दिस वर्ड इज नथिंग बट डायमेंशन ऑफ l के पास में आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू मीटर, ठीक है, आप इसको मीटर से रिप्रेजेंट कर सकते हो।
सेम बॉडीज को अगर आप बात करते हो किसी डायरेक्शंस में, इस तरीके से एक्स और इस तरीके से आप प्लॉट करते हो इस पॉइंट्स पर, ये इसका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, इस पोजीशन के साथ टी के साथ ही मूव करता है। देन यहां पर वली आपका डिस्प्लेसमेंट ही पॉसिबल है, वली फॉर द डिस्प्लेसमेंट। यहां पर डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बॉडी एक बार यहां तक गए, ठीक है, गए 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 और फिर रिटर्न आ गए यहां से आते। ये पॉइंट्स आपका टर्निंग पॉइंट होगा, इसके अकॉर्डिंगली आप यहां से आ सकते हो। तो इस केसेस में आपके पास जब किसी बॉडी की पोजीशंस की बात करते हो तो वन डायमेंशन में इसकी बात जब आएगी आपके पास वन डायमेंशन में, तो पोजीशन के लिए आप एक्स वेक्टर यूज कर सकते हो और वेक्टर वाई यूज कर सकते हो और वेक्टर जेड यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप एक्स लीजिए, वाई डायरेक्शन लीजिए, जेड डायरेक्शन लीजिए, पर एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन ले सकते हो। अगर मैं यूनिट ऑफ डायमेंशंस के रूल के अकॉर्डिंगली बात करूं तो आप जो पोजीशन वेक्टर की बात करते हो, पोजीशन वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स ऑफ आई, वाई ऑफ जे एंड जेड ऑफ के। दिस इज फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यूज कर सकते हो, ये क्वांटिटी आपके पास डिस्प्लेसमेंट की। But if you want to find out the total distance of the given system, then you can write the magnitude of this quantity vector r is equal to this and root of this x square plus y square and plus z square। ये चीज आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड के बाद आपके पास कोई भी डायरेक्शंस नहीं है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं है, बट यहाँ पर डायरेक्शंस है, दैट्स व्हाई इट कैन बी वी हैव लाइक द डिस्टेंस। आप इसको डिस्टेंस की तरह ट्रीट कर सकते हो। दिस इज द मैग्नीट्यूड्स मीन्स इट्स हैव नो डायरेक्शंस, ओनली द स्केलर क्वांटिटी इज देयर। सम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ दिस इक्वेशंस, जब आप बात करते हो बहुत स्पेसिफिक की बात, तो सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द केस ऑफ पोजीशंस लाइक दिस वन एक्स और टी, ठीक है, दिस वन इज लाइक एक्स और टी एंड ऑल्सो दिस वन इज लाइक टू एक्स एंड टी। आप जब किसी पार्टिकल्स की पोजीशंस की बात करते हो तो इस केसेस में अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल इस तरीके से बिहेव करती है, कहीं भी पार्टिकल बिहेव करती है, तो आपको क्या करना है, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज ए सिंगल टाइम हैव द डिफरेंट पोजीशंस। वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, वो यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो इतनी क्वांटिटी है इसके पास एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। एक सिंगल टाइम टी पर उसकी पार्टिकल की पोजीशन यहाँ यहाँ यहाँ, दैट्स वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट एक्सेप्टेबल। ये कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो पोजीशन और टाइम के साथ अगर आप दूसरी ग्राफ की आप बात करते हो, अगर आपने कोई लाइन की इस तरीके से ड्रॉ करा तो ये चीज़ भी आपकी क्या होगी, एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज इट्स हैव द एक्स और टी एंड अ सिंगल टाइम हैड द मल्टीपल पोजीशंस, मल्टीपल पोजीशन, बहुत सारी पोजीशंस है, सो दैट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फिजिकल एक्सेप्टेबल नहीं है इसका। सो दैट आपके पास और भी हो सकता है कि कोई बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है, इस केस में भी आप देख लो तो ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है वेव फंक्शंस, बिकॉज इट्स हैव द मल्टीपल पोजीशन एट ए पर्टिकुलर टाइम टी। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम टी पर इसके मल्टीपल पोजीशंस मिल रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो एक सिंगल टाइम पर कोई बॉडी रेस्ट में भी हो, एक सिंगल टाइम पर कोई बॉडी किसी दूसरी पोजीशंस पर भी हो, तीसरे पोजीशंस पर हो, या मल्टीपल पोजीशंस पर हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ग्राफ इन द डायरेक्शन ऑफ दिस क्वांटिटी इज नॉट पॉसिबल। वनली इट इज सम एक्सपेक्टेड जो ग्राफ्स होंगे आपके पास वो ये हो सकते हैं कि पोजीशन और टाइम के साथ अगर कोई बॉडी एट रेस्ट में है तो वो इस तरीके से मूव कर सकती है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्टेड है। अदरवाइज बॉडी इट मे बी रोटेट लाइक दिस वन, कि वो किसी टाइम एक्स और टी के साथ वो कुछ इस तरीके से भी चल सकती है। ये आपका एक्सेप्टेड ग्राफ है। पोजीशन और टाइम के लिए अगर हम बात करते हैं इस तरीके से, एंड सिमिलरली द पॉसिबल वे ऑफ द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट में आप देख सकते हो कि जब आप पोजीशन की बात करते हो, पोजीशन में ग्राफ है, एंड डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ की बात करते हो, डिस्प्लेसमेंट की बात, इस दोनों केसेस में,
तो इस केसेस में वनली दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल, एक्स और टी के केस में सिर्फ ये पॉसिबल है, बट इस केसेस में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने इस कंडीशन को प्लॉट करा एक्स और टी के साथ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ओनली द एक्सेप्टेबल ऑफ दिस वन बिकॉज देयर डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल टू नेगेटिव, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट may be 0, negative and positive. It may be the possible of these equations. But in the case of this position is only the possible values is distance only 0 or positive. So that इस कंडीशन में ये ग्राफ एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर पॉसिबल होगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास जीरो भी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ऑल थ्री वैल्यूज आर पॉसिबल, बट इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओनली द जीरो एंड पॉजिटिव इम्पॉसिबल। एंड स्पेसिफिकली अगर इस बात को देखें तो इन द केस ऑफ देयर डायमेंशंस एंड यूनिट्स, dimension and units both are the same for this quantity, like L for both distance oblique displacement, as well as their units is nothing but meter in the m केस में, और आपके दोनों ही केस में आपके पास जो यूनिट्स है वो क्या होगी, ये चीज़ होगी। तो डायमेंशन और यूनिट बोथ आर द सेम बट देयर नेचर एंड बिहेवियर आर द डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल्स अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के वेरिएबल्स क्वांटिटी गिवन है लाइक दिस वन, कि एक फंक्शन है यहाँ पर, और इस केसेस में ये एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर कोई डिस्टेंस है और उसके बाद कोई और डिस्टेंस है दिस वन, और इसके बाद है कोई डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, 3, 4 एंड 5 ये वाली वैल्यूज एक्स और टी के साथ है। तो इस सिंगल डायरेक्शंस की अगर हम बात करें, इस क्वांटिटीज़ की बात करें, तो रिजल्टेंट जो क्वांटिटी आपके पास गिवन है यहाँ पर सब वेरिएबल्स आर द डिफरेंट। इन सिंगल एग्जांपल्स वी हैव द सम स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट इज देयर, इफ यू हैव द डिस्टेंस is equal to 3 plus 4 plus 5 and this is equal to 9 and 12 meter. But in the case of displacement, the distance between the initial and final, the values is x final minus x initial, and both cases 0 minus 0 is equal to 0. The basic difference between the displacement and directions is there, and we have some different examples like this one. It is not possible for the multiple positions at the same time when they are graph plotting the x into t. एंड सिमिलरली व्हेन जब आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की पोजीशंस की बात करते हो या डिस्टेंस की बात करते हो, यहाँ पर अगर आप पोजीशंस के साथ अगर आप डिस्टेंस की बात करते हो यहाँ पर, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आप दोनों की डिफरेंशिएट की बात करते हो, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है आपकी नेगेटिव भी, जीरो एंड पॉजिटिव बोथ पॉसिबल है, बट इन द केस ऑफ दिस वन पोजीशन ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज पॉसिबल है, जीरो नहीं है। तो यहाँ तक वाली ये जो वैल्यूज है, ये रीजन आपका, ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन है, यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए था। क्लियर? These are the some fundamentals of the basics of the position and displacement graph is also. With the help of this concept, we can define their velocity and their speeds. Okay. Now the first is we will discuss about the velocity and speed. ठीक है, in the term of first one is uniform velocity oblique speed. ठीक है, and second part is we can define the non-uniform velocity and speed. Third section is average velocity
and speed. And one more is nothing but instantaneous. Instantaneous. ठीक है, speed oblique velocity. Then what will be the basic difference between them in how to explain these terms further differentiate? Dear students, today I will discuss about this simultaneously because we want to know about the difference between the velocity and speed both, so that we can explain the difference between them and them. And how to find out this one? Like we have some basic diagrams for the position and their directions. Like x is the direction of I, y the direction of z, and z the direction of k. These are, and under this anti-clockwise directions, anti-clockwise directions, the basically information all these fixed and books are written in the form of anti-clockwise directions, right? And now we will discuss about that कि if write the position vector r is equal to xi and yj and plus zk in a one dimension. Why it is called in one dimension? Because every part is given in the plus, so that its unit is meter. ये मीटर की यूनिट स्केल में है, so that ये मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब नहीं है, so that ये वन डायमेंशन. It have the three component of this position vectors. ठीक है, and more generalized, this equation is written for this is equal to magnitude of this function of x, y, and z. It may be written like this one is also. It means कि आपके given values के ये 3 dimension positions हैं, 3 coordinate system है, 3 coordinates है, not 3 dimensions. It may be written in this other parts. If you want to find out the velocity of this equation, then we can find out the velocity vector v is equal to vector d r upon dt. It means the velocity is defined as the rate of change of position. ठीक है, position with respect to time. ठीक है, with respect to time. This is called, these are the definition of this one, and these can be defined for the different conditions. If you can write the vector v in general equations dx by dt I cap and dy upon dt and j cap and dz upon dt k cap. In general, it can be written like this one, vector v is equal to vxi and vyj plus vzk. ऐसे आप लिख सकते हैं. If you are taking the magnitude of these relations, अगर if you are taking the magnitudes, this is equal to root of vx का square plus vy का square plus vz का square. ठीक है, ये जो मैग्नीट्यूड्स क्वांटिटी गिवन है इस वेरिएबल्स के साथ, इसका मतलब है आप मैग्नीट्यूड दो तरीके से आप ले सकते हैं, v डॉट वी से ले सकते हैं, दिस इज नथिंग बट v डॉट की स्क्वायर, एंड सो जब आप उसको रिमूव करोगे तो ये रूट आ जाएगा. ये बेसिक फंडामेंटल फॉर्म है. अदरवाइज यू कैन राइट द मैग्नीट्यूड डायरेक्टली फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस फॉर व्हाट, लाइक डायरेक्शन को छोड़ के जो कुछ भी आपके पास क्वांटिटी है यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स है उसका स्क्वायर करके आप लिखते चलेगा. डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, एज वेल एज यू कैन राइट दिस रिलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक कॉन्सेप्ट, द टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स, राइट? सो दैट वी हैव द सम बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ दिस क्वांटिटीज. ठीक है, सम बेसिक फंडामेंटल्स क्वांटिटीज. दिस इज द स्केलर and this is the vector. These are the some basic difference between them. Then we can write out the for uniform speed, uniform velocity and average velocity and all things, right? So short tricks is there.
शॉर्ट ट्रिक्स टू रिमेंबर, ठीक है। स्केलर, ठीक है, स्पीड, दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्पीड बिकॉज इट्स हैव नो डायरेक्शंस। तो इस स्पीड से आप स्केलर क्वांटिटी है, एंड वेक्टर जो आपका वेलोसिटी है, यहाँ पर ये जी क्वांटिटी आपके पास वेलोसिटी है, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि आपका जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। And these are the also the relative velocities. It's a very interesting examples and very interesting situation of that. अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म स्पीड की अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट होगा कि आपके पास जो स्पीड और वेलोसिटी को पहले डिफाइन करूँगा मैं कि what is the speed and what is the velocity, and then we can define the uniform velocity, non-uniform velocity, and average, and these are instantaneous and everything, right? Then आपके अगर आप velocity की बात करते हो तो velocity आपके पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका डायमेंशन क्या है, LT के पावर -1, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी क्वांटिटी क्या हो सकती है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास है क्वांटिटी, ओके, एंड दिस इज द डायमेंशंस एंड दिस इज द यूनिट्स, ओके, एंड देन इट इज पॉसिबल वैल्यूज। निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। यहाँ पर भी क्या है, ये क्वांटिटी आपकी क्या होगी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या आपके पास स्केलर। डायमेंशन क्या है, LT के पावर -1, यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक। क्वांटिटी क्या पॉसिबल है, पॉजिटिव एंड जीरो, ये क्वांटिटी पॉसिबल है आपके पास। एंड बाय बेसिक इन द बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका डिफिनीशन स्केलर क्वांटिटी में आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम। यहां पर आपके पास जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर जो वेरिएबल्स आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। तो जो आपके पास टाइम है चेंज वो आप यहाँ पे देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये चीज़। और यहाँ पर आप क्या देखते हो, जब आप स्पीड की बात करोगे आप, ठीक है, स्पीड की, तो यहाँ आप कहोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, x अपॉन t कह सकते हो। अब यहाँ पे आप कह सकते हो चेंज इन दिस वन, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डेल्टा x अपॉन डेल्टा t फॉर द वेलोसिटी इक्वेशंस। These are the basic difference between them कि what is the actual में स्केलर क्वांटिटी क्यों है ये, और क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है और ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। तो बेसिक डिफरेंस आपको जो दिख रहा है वो स्केलर, जब आप स्केलर क्वांटिटी की बात करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्पीड है और यहाँ पर आपके पास क्या वेलोसिटीज है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर जो डायमेंशन है वो LT के पावर -1 है और यहाँ पर यूनिट्स क्या है, मीटर पर सेकेंड। पॉसिबल वैल्यूज क्या है, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव बोथ, ठीक है। और जो डिफिनीशंस है डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ वो क्या है, चेंज इन पोजीशंस अपॉन टोटल टाइम, इट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो जितने टाइम से आप जाओगे इंटरवल के साथ उसी के हिसाब से आपके पास वैल्यूज आती जाएंगी, राइट, क्लियर। और ऐसे ही अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में आपके पास स्केलर क्वांटिटी है बिकॉज इट्स हैव नो डायरेक्शंस एंड इट्स हैव द डायमेंशन ऑफ LT के पावर -1, राइट। और यहाँ पर आप मीटर पर सेकेंड की बात करते हो। पॉसिबल वैल्यूज क्या है, ये पॉजिटिव और जीरो है। डिस्टेंस की डिफिनीशंस क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही आपकी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो इस केस में एक चीज़ क्लियर हो रही है कि आपके पास जो क्वांटिटीज गिवन है, जो क्वांटिटीज आ रही हैं वो आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों की बात करते हो। ये बातें बेसिक चीज़ें हैं, बहुत अच्छे से आपको इसको समझना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं आपकी पोजीशंस की बात करता हूँ कि आप क्लास में किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आप क्या कहोगे कि दिस इज़ द पोजीशन ऑफ दिस बॉडी। इट मीन्स कोई स्टूडेंट्स अपनी क्लास में किसी चेयर पे बैठा हुआ है तो वो उसकी पोजीशंस है।
अगर मैं पूछता हूँ कि स्टूडेंट्स अपनी इस पोजीशन पर आने के लिए क्या ट्रैवलिंग किया होगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट में ये देखता हूं मैं कि अपने उसी पोजीशन पर डिफरेंस कितना रखता है। अभी इस चेयर पे बैठा है, फिर किसी और चेयर पे भी बैठ सकता है वो। तो एक्चुअल उसकी जो पोजीशंस है, वो जो आपके पास डिस्टेंस की अगर बात करते हो, उस पोजीशन पर अगर डिस्टेंस की बात करते हो तो वो डिस्टेंस क्या आएगी, जो भी वो ट्रैवलिंग कर रहा है। ठीक है, जब एक्स और टी के बीच में ग्राफ है तो चेयर पे स्टूडेंट्स बैठा हुआ है तो वो क्या होगा, वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, और स्टूडेंट्स रोज अपने घर से आ जाता है तो मैं उसे डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा कि तुम घर पे हो तो तुम्हारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप वो क्या बोलेगा, 0, क्योंकि जहां से आया था वहीं पहुंच गया। अगर मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना करा है, तो वो अपने सेंटर से, अपने घर से सेंटर पे आने पे जो डिस्टेंस कवर किया और यहाँ से वापस जाने पे कितना कवर किया, वो उसका टोटल डिस्टेंस होगा। और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। वही चीज़ हम रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने इस ग्राफ में कि आप पोजीशन को इनिशियल और फाइनल कैसे देखते हो और टोटल डिस्टेंस कैसे देखते हो। तो टोटल जो डिस्टेंस है वही उसका। ठीक है, और इन जनरल, अगर इन जनरल बात करता हूँ मैं, स्पीड और वेलोसिटी के एग्जांपल्स की केसेस की बात कर रहा हूँ, तो स्पीड क्या है, एक यूनिफॉर्म हो सकती है। अगर उसकी जो चेंजेज हैं डिफरेंस वाले, अगर वो सेम आ रहे हैं हर बार, तब भी आप उसको यूनिफॉर्म कह सकते हो। ठीक है, एवरी 5 सेकेंड, एवरी 10 सेकेंड में अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो आप कह सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स इफ यू हैव द सम बेसिक फंडामेंटल अबाउट द स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपके पास वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी वो क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज नथिंग बट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस पार्ट्स। ओके, अज्यूम कर लीजिए कि ये गया 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 गया, ये जा रहा है। ठीक है, और इसकी स्केल पर आप अगर बात करते हैं तो किसी पोजीशन पे अलग अलग डिस्टेंस पे बात करो, ये आपके पास है x1 एंड t1, ये x2 एंड t2, x3 एंड t3, ठीक है, x4 एंड t4, x5 एंड t5 एंड डैश डैश, जैसे यहाँ पे डैश डैश। तो जिस तरीके से रेट ऑफ चेंज हो रहे टाइम के साथ में, इफ़ देयर रेट ऑफ चेंज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जो आपका ये चेंज है वेक्टर वेलोसिटी के लिए at different times पर if t1 is not equal to, सॉरी पहले इक्वल की बात करते हो, and delta x upon delta t at t2 and this is equal to delta x upon delta t is equal to t3, so that dash dash करके आप कह सकते हो these are the uniform velocity, uniform velocity. If the speed of this one magnitude is also the part of this one, अगर आपके पास यही आता है कि v1 is equal to v2 is equal to v3 in the term of magnitude is also, तो आप कह सकते हो ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। इन जनरल आप देखते हो जब कार की जब बात आती है स्पीड की, तो आप उसमें यही कहते हो कि दीज आर द यूनिफॉर्म स्पीड, बट कि वो कितना टाइम में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी इसकी क्वांटिटीज़ में जा रही है, तो आप वहाँ से कह सकते हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि इस केसेस में, ठीक है, इस केसेस में इफ़ वेक्टर v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वन इज़ नॉट इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, एंड t2 and dash dash, then it is called non-uniform speed, so that it is called non-uniform speed and velocity। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म हो गया तो कभी आपके पास ये x1 हो सकता है, ये x2 हो सकता है, x3 है, x4 है, एंड डैश डैश करके इस तरीके से आपका t1 t2 t3 और ये पोजीशंस जा रही है। बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि अब हम लोग धीरे धीरे उस पार्ट तक पहुंचने वाले हैं जो नीट और जेई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बिल्कुल ही पेपर में आया हुआ, इतनी बार आया हुआ और भी टाइम से आ सकता है। अब इस केसेस में आप देखिए तो एक आपके पास जनरल अगर फॉर्मेट की हम बात करें तो वहाँ पर स्पीड के लिए आप कह सकते हो, सॉरी वेलोसिटी के लिए आप कह सकते हो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इट मे बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है ना।
एंड अगर आप स्पीड की बात करते हो तो आपका होगा एक्स अपॉन टी, यही ना, इस दोनों केसेस में करोगे आप। लेकिन जैसे ही आप इस चीज को इंस्टेंटेनियस की बात करते हो, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, सॉरी, जैसे ही आप इसको इंस्टेंट, ठीक है, जब भी जैसे ही आप यहाँ पे बात करते हो, थोड़ा सा मैं दोबारा से स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ, इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस की अगर आप बात करते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है एट पर्टिकुलर टाइम टी पर, कभी भी आप इस पर लिमिट लगा सकते हो कि डेल्टा टी टेंस टू 0, ठीक है। दैट्स वाई इंस्टेंटेनियस के लिए आप कह सकते हो ये डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगी। फॉर इंस्टेंटेनियस डेल्टा इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको मिल रही है, कंडीशंस क्या मिल रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में क्या मिल रहे हैं। अगर आपके पास ये x और t के साथ ग्राफ है, x और t के साथ ग्राफ है, ठीक है, तो इट मे बी, अगर आपके पास इस फॉर्म को अगर हम देखते हैं कि v इक्वल टू एक्स अपॉन टी, इस केस में अगर हम देखते हैं तो क्या हो सकता है, इट मे बी कि x और t के साथ अगर ये यूनिफॉर्म है तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म प्लॉट हो जाएगा, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है व्हेन v इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर v कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। एंड डिफरेंटली इट मे बी द कॉज ऑफ दिस, इट मे बी बिहेव्स लाइक दिस वन और बिहेव्स लाइक दिस वन, वेयर x इज इक्वल टू v इंटू टी में ये जो आपके पास t की क्वांटिटी है इस रेड कलर के लिए, यहां पर ये है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, अगर इंक्रीज करता है तो ये आपके पास आएगा और डिक्रीज कर रहा है तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अगर कांस्टेंट की वैल्यू आपकी इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है तो इस केसेस में ये इंक्रीजिंग और इस तरीके से डिक्रीजिंग की तरफ जा सकते हैं, सो दैट इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म, ये it may be the non-uniform acceleration of this condition and you can using for that, ठीक है। तो जैसे ही आप इसकी वेलोसिटी की आप बात करते हो, स्पीड की आप बात करते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये ग्राफ भी प्लॉट हो जाएंगे। अगर आपके पास ऐसे ही अगर कोई इक्वेशंस प्लॉट करनी है, जब आप वेलोसिटी के साथ जाओगे और टी के साथ, इट इज़ पॉसिबल टू गो फॉर दैट, तो वो पॉसिबल है कि इस तरीके से जा सकता है। अगर आप इस तरीके से जाते हो स्पीड के लिए, अगर आप वेलोसिटी के केसेस में जाते हो, वेलोसिटी में क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, इस कंडीशन से जाते हो, तीन निगेटिव एंड पॉजिटिव ऑल पॉसिबल है। बट जब आप x अपॉन t की आप बात करते हो वेलोसिटी वर्सेस t की, तो ये चीज़ नॉट पॉसिबल, ओनली द पॉसिबल आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है, नो नेगेटिव वैल्यूज आर देयर, इट मे बी दिस वन आर लाइक डिफरेंट वे। And also the slope of this information give the some basic results, like अगर आप slope की आप बात करते हो यहाँ पर slope की, तो slope के केसेस में जब आप x और t की प्लॉट करते हो, यहाँ पर ये प्लॉट करा आपने, यहाँ पर इस कंडीशंस में जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ये मिलेगा आपके पास, ठीक है, ये x और t का है, तो आप कहोगे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t इक्वल टू व्हाट, दिस इज नथिंग बट दिस इज द tan थीटा, ठीक है, थीटा इज वेयर, दिस वन, tan theta is equal to delta x upon delta t, and this slope give the velocity or speed at this context. Then the slope of x versus t gives the velocity oblique speed, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, and this is equal to tan theta. ऐसे ही अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इस बेसिस पर लगेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा आपके पास जो स्पीड और वेलोसिटी का पार्ट होगा, स्पीड और वेलोसिटी का पार्ट, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें दो सेक्शंस पॉसिबल हैं, या इट मे बी
लाइक दिस x इज द फंक्शन ऑफ t, और ठीक है, एंड t इज द फंक्शन ऑफ x। ये कॉम्पिटेटिव सेक्शन है बेटा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का सेक्शन है ये। स्पीड एंड वेलोसिटी के लिए आपके पास दो सेक्शन है यहाँ पर कि x वर्सेस t हो सकता है या t वर्सेस x हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स t इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है x इक्वल टू, ठीक है, टी स्क्वायर, ठीक है, रूट में t प्लस 1, ये हो सकते हैं, दो फंक्शन है। इस दोनों से ही अगर आप जब स्पीड निकालते हो या वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज करके आप निकालोगे तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट आएगा, ठीक है। हाउ इट इज पॉसिबल टू फाइंड आउट दिस पोजिशंस, आप इसके लिए निकालोगे तो dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी v के साथ, ठीक है। बट इस केसेस में जब आप डिस्कस करोगे इस चीज़ के लिए तो आप करोगे dt अपॉन dx, तो यहाँ से आपके पास आएगी 1 अपॉन v वेलोसिटी। तो dt अपॉन dx निकालोगे तो 1 अपॉन v आएगी, देन v के साथ आप उसको चेंज करोगे तो उसकी वैल्यू अलग, इसकी वैल्यूज अलग आएंगी। तो यहाँ के केसेस में जब आप करते हो तो रूट है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो तो इसका फंक्शन आएगा माइनस का, सॉरी, प्लस का 1 अपॉन 2 एंड रूट ऑफ t, ये आ जाएगा आपके पास, और इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। और इस केस में आप करोगे जब डिफ्रेंशिएट इसको dt अपॉन dx को, तो 2 ऑफ x माइनस 1 ये आ जाएगी, एंड v इक्वल टू 1 अपॉन 2 x माइनस 1, ये रिजल्ट आएगा आपके पास। और यहाँ से जो आप v की वैल्यूज आ रही है v इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ x, ठीक है, ये रिजल्ट आपके पास आ रहे हैं। पर डिफ्रेंशिएट करने का दोनों का मेथड डिफरेंट होगा और उसके अकॉर्डिंगली ही आपको लेके चलना होगा इक्वेशंस। अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आप इसके वेरिएबल्स को देख सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर, ओके। आप इसको किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर देख सकते हैं कि कैसे इसको आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इक्वेशंस में आ जाते हैं जिसको आपको सोल्यूशन करना होता है, तो v के साथ इस तरीके से करना है, ठीक है। आपका फंक्शन x इज द फंक्शन ऑफ t एंड x इज द फंक्शन ऑफ t इज द फंक्शन ऑफ x, यही है, और दिस इज द x इज द फंक्शन ऑफ t। इस दोनों के साथ कैलकुलेशंस के मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे। अब बात आती है एवरेज की, अब बात आती है यहाँ पर, ओके, अब बात आती है एवरेज की। एवरेज स्पीड, और आपके पास एक बात आएगी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। बहुत बेसिक डिफरेंस है इन चीज़ों में, बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के साथ ये गलतियाँ होती हैं कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को कैसे डील करना चाहिए। एवरेज स्पीड के लिए जब आप इसकी बात करते हो तो एज्यूम करना होगा आपके पास ये जा रहे हो, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पर ये x1 है, t1 है, x2 है एंड t2 है एंड डैश डैश, कैसे भी जा सकते हो। इस केस में आपके गिवन क्वेश्चंस के अंदर क्या हैपनिंग हो रही है उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गिवन क्वेश्चंस के अंदर क्या हैपनिंग हो रही है। इफ v एवरेज इज द फंक्शन ऑफ x इंटू v, function of x into v, so that we can write x1 plus x2 plus dash dash करके लिख सकते हो अपॉन, यहाँ पर v है तो आप v के लिए क्या आ सकते हो, x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2 एंड प्लस डैश डैश। इस तरीके से आप इसको फंक्शन को लिखते हो। ये ऐसा क्यों लिखा मैंने, आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था v इक्वल टू एक्स अपॉन टी, यही कहा था आपने, और v एवरेज की कंडीशन में आपने t की जगह पर इसको चेंज करा है, तो t इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू टी इक्वल टू एक्स अपॉन वी। तो गिवन क्वेश्चन में फंक्शन ही आपके पास x और v का है, तो उस केसेस में आप इसको क्वांटिटी को यूज कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड सो दैट इफ v एवरेज इज द फंक्शन ऑफ t इंटू v, गिवन क्वेश्चन में सिर्फ टाइम और स्पीड गिवन है, तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हो बेटा, आप इसको यूज करोगे इस तरीके से v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2, ठीक है, एंड प्लस डैश डैश। सेम क्वेश्चंस को जेई में भी और नीट में भी एग्जाम में पूछा जा चुका है,
नीट में x1 x2 पूछा है, जेई में x1 x2 x3 तक पूछा हुआ है। दोनों कंडीशंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पूछी गई है। नोट पॉइंट करके आप यहाँ देख सकते हो कि इफ, यहाँ पे आप कह सकते हो नोट पॉइंट करके कि इफ x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x, then what will be the value of v एवरेज। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन में क्या x है, तो आपके पास स्पीड ही बचा है और आप वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ सेम है। आप यहाँ पुट कर सकते हो, दो वैल्यूज के लिए पूछ रहा हूँ वहाँ पे, तो आप इसको लिख सकते हो x1, ठीक है, x n प्लस x अपान v1 प्लस x अपान v2 एंड दिस इज इक्वल टू, ये 2 हो जाएगा और ये आपके पास कॉमन करके कैंसिल कर लो आप यहाँ पर, तो आपके पास 2 v1 v2 अपान v1 प्लस v2, ये रिजल्ट आपके पास। बहुत ही इंपॉर्टेंट ए फेवरेट क्वेश्चन है ये नीट के लिए। ऐसे ही अगर आप जब इसको जेई के फॉर्म में आप देखोगे तो अभी जेई के लिए भी मैं कराऊंगा। इसके लिए पहले आप देखते हैं कि वी एवरेज इफ, नोट पॉइंट, इफ t1 इक्वल टू t2 इक्वल टू t, देन वी एवरेज इक्वल टू व्हाट, इस वाले से निकालोगे आप, t1 t2 सब कॉमन हो जाएगा, दोनों ही वैल्यूज आपकी कॉमन हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा v1 प्लस v2 अपान 2। ये फॉर्मूला आपको दोनों को यूज करना होता है। एवरेज के अकॉर्डिंगली आपकी जो वैल्यूज है वो चेंज होती नजर आएंगी। ठीक है, बट इन द केस ऑफ दिस क्वांटिटी, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड इट मे बी द सम वेरिएशंस। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई से। मोस्टली स्टूडेंट्स going wrong for the average calculation at that time when the given equation in the form of vectors and average velocity पूछी जा रही है, एवरेज स्पीड नहीं पूछी जा रही है। एवरेज स्पीड के केसेस में बेटा आपको ये यूज करने इस फंक्शंस को, लेकिन जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करते हो बेटा, तो वहां पर आपके पास निकाली जाती है v एवरेज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। इट मीन्स x फाइनल माइनस x इनिशियल का वेक्टर अपान t2 माइनस t1। ठीक है, इससे आपको निकालना है वेयर x फाइनल एट t इक्वल टू समथिंग, x माइनस x इनिशियल एट t इक्वल टू समथिंग, किसी वैल्यूज गिवन होगी, उस दोनों के डिफरेंस अपन टाइम पर 5 सेकेंड 10 सेकेंड दे रखा है, तो आपको फाइनल 10 सेकेंड पे जाना है, फिर इनिशियल पे जाना है, दोनों को वैल्यूज को डिफरेंशिएट करना है एंड डिवाइड बाय दिस टाइम एंड गॉट द वैल्यूज। तो इस कंडीशन में आप इसकी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाउ टू फाइंड आउट दिस वैल्यूज, राइट। तो एवरेज के केसेस में बेटा आपको ये बहुत याद रखना है कि डिफरेंस अपन टोटल, ये डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम से एवरेज निकलती है और यही फंक्शन आपको निकालना होता है। लेकिन इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपके पास है, तो आपको डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन में आपको x1 t1 x2 t2 दे रखा है और इन सब में फंक्शन भी होगा आपके पास, जो गिवन क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चन में गिवन फंक्शन होगा v1 का v2 का एंड डैश डैश करके। तो ये आपके पास स्पीड है, इस स्पीड के अकॉर्डिंग हम आप निकाल सकते हो। क्लियर है ना। अब आपके पास कोई क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है टाइम के साथ, तो ये बहुत चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपको नोट करके रखना है। differentiation of any constant values, any constant will be zero, ठीक है। और ग्राफ का भी डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा। ग्राफ का भी कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं, लाइक आपके पास ये ग्राफ है x और t के साथ में, ये ग्राफ है, ये तो कांस्टेंट है। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे, इस ग्राफ को आप डिफरेंशिएट करोगे आप, तो आप क्या कहोगे, dx अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू स्पीड, ओके, स्पीड, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी ट्रीटेड लाइक दिस वन। टाइम के साथ क्या होगा, सब जीरो, क्योंकि एवरी पॉइंट्स का जो डिफरेंशिएट है, जो चेंजेस है वो क्या है, जीरो है। इनिशियल से फाइनल हर पोजीशन पे कांस्टेंट वैल्यूज है, तो जो आपके ऊपर के वैल्यूज फाइनल माइनस इनिशियल होगी, वो वैल्यूज यहाँ पे क्या होगी बेटा, 0 0 आ जाएगी। तो ग्राफ का डिफरेंशिएशन भी इसका 0 आ जाता है। ठीक है, आपके पास दो चीजें आ गई कि आपके पास एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, तो आप इस पार्ट में आपने डिस्कस किया
यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, ये चार चीज़ों को आपने बहुत ठीक से डिस्कस किया है। अब उसमें कैसे देखते हो आपकी ये चीज़ क्या है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म में कैसे देखते हैं आप? जब आप किसी चीज़ में, आप कार में बैठे रहिए तो वहाँ पर आप फील करते हो ना एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आती है? वेलोसिटी चेंज की वजह से। तो जो वेलोसिटी चेंज करते हो, तो अगर वो कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो है, आपकी बॉडी ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। लेकिन जैसे ही कार में आपके पास स्पीड बढ़ेगी तो आपकी कार पीछे की तरफ, बॉडी आपकी पीछे की तरफ फोर्स फील करेगी। और अगर आपने ब्रेक लगाना शुरू करा ड्राइवर ने, तो आप आगे की तरफ जाओगे। तो ये दो जो चेंजेस आ रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म चेंजेस की वजह से आ रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट कांस्टेंट अपनी पोजीशन पड़े हैं तो उस टाइम क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास है, एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब आपकी बॉडी आगे और पीछे चेंज नहीं हो रही है स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ चेंजेस नहीं हो रही है। क्लियर है ना? तो इसी केसेस में जब आप और भी डिस्कस करते हैं इस बात के लिए, तो आपका बहुत एक एवरेज सा, जब आप इस बात को जेई में अभी न्यूमेरिकल्स जब आप करोगे ना, जेई एडवांस के और मेंस के, वहाँ पर वो 3 पार्ट्स वाले आ जाएंगे जहाँ पर वो क्वांटिटी आ जाती है। हम डिस्कस करने चलते हैं आपको एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की बात करते हैं हम। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्पीड नहीं लिख रहा हूं मैं क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होती है, और स्पीड कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा उसका। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की भी वैरायटीज आपके पास आ जाएगी यहाँ पर। एक्सेलरेशन की आपके पास एक वैरायटीज आ जाएगी यहाँ पर, यूनिफॉर्म, ठीक, और आपके पास आएगी नॉन यूनिफॉर्म, और आपके पास आएगी इंस्टेंटेनियस, और फिर आपके पास आएगी एवरेज। ठीक है, एवरेज। अब जैसे ही ये सारे मोशंस, जो आपके सारे मोशन एक्सेलरेशन, ये सब लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन के पार्ट है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन के पार्ट है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन के पार्ट्स हैं, क्योंकि आप यहाँ पर किसी चीज़ को यूनिफॉर्मली चेंज के साथ देखते हो कि ये जा रहा है, यहाँ से इस तरीके से जा रहा है। एट पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू 0 पे t1, ठीक है, यहाँ पर v1, v2, t2 एंड डैश डैश की तरफ आ रहे हो आप, v3 एंड t3 की तरफ आ रहे हो। ठीक है, इस तरीके से। तो इन सभी केसेस में आपके पास जो क्वांटिटीज आएगी एक्सेलरेशन के लिए वो क्या आएगी? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, वेक्टर दिस क्वांटिटी आल्सो दिस क्वांटिटी, इफ दीज आर द सेम फॉर एवरीवन, इफ a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3, अगर ये एक्सेलरेशन सभी के लिए सेम है तो आप कहोगे ये क्या है? यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि a1 इज नॉट इक्वल टू a2 इज नॉट इक्वल टू a3, टाइम के साथ ये चीज चेंज हो रही है, तो आप कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म। और जब आप एवरेज की बात करते हो, आप एवरेज की, ए एक्सेलरेशन एवरेज की, तो आप यहां पे कहोगे आप v1 सॉरी a1 t1 प्लस a2 t2 n प्लस डैश डैश करके अपान, यहाँ पे आप कह सकते हो t1 प्लस t2 n प्लस t3 प्लस डैश डैश करके। रीजन इज दैट कि इसको डायमेंशनली भी आपको करेक्ट करना पड़ता है, सो दैट आप जब भी t को a को t के साथ मल्टीप्लाई करते हो या v को t के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आप नीचे t से ही डिवाइड करते हो, ताकि इसका एक्सेलरेशन का डायमेंशन सेम रहे, डायमेंशनली करेक्ट भी हो जाए। ठीक है, तो आपने देखा कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज, ये सारी चीज़ें मिल गई, सो दैट आपके पास एक इक्वेशन ये मिल गया, वेक्टर a इक्वल टू, ठीक है, जब आप इंस्टेंटेनियस की बात करोगे आप, तो डेल्टा t टेंस टू 0 एंड डेल्टा वेक्टर v अपॉन डेल्टा t, एंड दिस इज नथिंग बट डी वी अपॉन डी टी। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी।
और इन जनरल इक्वेशंस की हम बात करते हैं, इफ a इज अ फंक्शन ऑफ x y एंड z, सो दैट वी कैन राइट axi ayj plus azk, and their magnitudes of vector a is nothing but the function of root ax ka square and plus ay ka square and plus az ka square. The acceleration in a particular direction it may be the right is different way. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास वेलोसिटीज गिवन है, एक्सेलरेशन a इज नथिंग बट d2x अपॉन dt का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू dv अपॉन dt. इस तरीके से फंक्शन देख सकते हो. अगर आप इसको दूसरे टर्म में देखिए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू x अपॉन टी स्क्वायर. इट मीन्स द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट lt के पावर -2. ये सब लीनियर की बात हो रही है बेटा, लीनियर की. अभी मैं एंगुलर का नाम नहीं लिया मैंने कहीं भी. एंगुलर का जब तक नाम नहीं लूंगा आप अपनी तरफ से कोई कहानी मत करना बेटा, ये अभी सिर्फ लीनियर की बात चल रही है. क्लियर? और इसकी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. अगर मैं इस कंडीशंस को देखता हूँ, इस बिहेवियर को देखता हूँ, तो मैं यही कह सकता हूँ कि द फंक्शन ऑफ जो आपके पास ग्राफ है x और t का, वो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लॉट, वो कुछ इस तरीके से जाएगा. बिकॉज जो आपके पास a है यहाँ पर वो क्या है? कांस्टेंट है. ये आपका कांस्टेंट है, आ सकता है ना. अब इन सब के साथ देखो, यहाँ पर अगर आपका स्लोप है तो जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है वही तो आपको स्लोप देगी. स्लोप अगर कोई बहुत इंस्टेंटेनियस की बात करते हो, इंस्टेंटेनियस की, अगर मैं इसको इंस्टेंटेनियस की बात देता हूँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर ही उसका एक स्लोप आ जाएगा बेटा, यहाँ पर स्लोप. तो इंस्टेंटेनियस की अब आप बात करते हो तो यहाँ का जो स्लोप आएगा आपके पास इस थीटा के साथ, वो क्या आएगा? tan थीटा इज इक्वल टू डी, ठीक है, d2x अपॉन dt का स्क्वायर, और v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1. तो जब आप चेंज की बात करते हो तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे देखोगे आप, यहाँ से यहाँ तक यह आएगा नॉन इंस्टेंटेनियस, और ये आपके पास वैल्यूज आएगी इंस्टेंटेनियस के लिए. पर्टिकुलर किसी टाइम पर इनिशियल और फाइनल बहुत स्मॉल क्वांटिटी के चेंज के साथ होगी. तो आप एक बार लिखोगे डी वी अपॉन डी टी. जब आप इसको लिखते हो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस के केस में लिखोगे यहाँ पर डी वी अपॉन डी टी. लेकिन अगर वही चीज़ आपकी पोजीशन इनिशियल और फाइनल की बात करते हैं तो वहाँ पर ये केस आपका डिफरेंट हो जाएगा, और यहाँ से इस क्वांटिटी को ऐसे लिखोगे v2 माइनस v1 अपॉन t. One of the important things is there, the graph between x or t, vt and at, where x is the positions, v is the velocity or speed, and the accelerations. मैं अगर इन तीनों ग्राफ की बात करूं एक बेसिक एग्जांपल के साथ, मैं कुछ इस तरीके से देखता हूं जिसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा मैं कि क्वांटिटी किस तरीके से वेरी कर रही. पहला कंडीशन ये चीज़, ए इस पॉइंट को B और इस पॉइंट को C, देन व्हाट विल बी द क्वांटिटीज ऑफ दिस वन. ये A के साथ है, ये V के साथ है, ये X के साथ है. ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट के साथ क्या बिहेवियर होगा इनका, वो चीज हम लोग देखने की कोशिश करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोई बॉडीज यहां से आपके पास गई 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 फिर जी. ठीक है, ये वाली पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट है. यहाँ पर ये पॉइंट टर्निंग, इसके बाद वो नीचे की तरफ आ रहा है, टर्निंग पॉइंट के लिए आ रही है वहां पर. ठीक है, तो इस केस में मैं इसके लिए क्या कर दूंगा कि यहां से यहां तक कुछ क्वांटिटी जा रही है, यहां से यहां तक कुछ क्वांटिटी आ रही है, यहां से यहां तक हो क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या हुआ इस ग्राफ के अंदर, मैं इस चीज में जानने की कोशिश करूंगा. पहले हमने इसको कुछ क्वांटिटी गिवन दी होगी ए पॉइंट्स पर, वहां से वहां तक कहां गया होगा, ये 0 पे चला गया, और उसके बाद कहां गया, उसके बाद नेगेटिव में चला गया. तो ये क्वांटिटी इसकी होगी जहां पर v इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन t2 माइनस या t फाइनल माइनस t इनिशियल.
ये क्वांटिटी जो आपके पास आ रही है वेक्टर के डायरेक्शन में आ रही है, दैट्स वाई इट विल बी द नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ पॉसिबिलिटी। ठीक है, क्लियर। और हर उस बात में आप देखते हो यहां पर इस पॉइंट पर देखो, फाइनल की वैल्यू इनिशियल से ज्यादा है इस पॉइंट तक, इस सैचुरेशन पॉइंट तक, इस सैचुरेशन पॉइंट तक आप देखिए इसकी वैल्यूज इनिशियल से फाइनल की ज़्यादा, यहाँ के बाद क्या है फाइनल की कम होती चली गई, तो ये नेगेटिव आ गई। और पहले बात ये जो क्वांटिटीज गिवन है इस टाइम के साथ, ये वाली क्वांटिटीज है ना, टाइम के साथ देखिए किसी पॉइंट्स पर आप देखोगे तो ये क्वांटिटी की जो फाइनल की क्वांटिटी है वो है तो ज़्यादा, पर उसकी वैल्यूज धीरे धीरे कम होती जा रही है, और एक टाइम आकर के दोनों का सेम आ गया डिफरेंस इस पॉइंट पर, वही क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, एक बार ऐसा पॉइंट आया जिसमें इनिशियल और फाइनल बोथ आर द सेम, सो दैट इट विल बी द जीरो एट दिस पॉइंट एंड देन डिक्रीजिंग द वैल्यूज ऑफ दिस वन। पहले आपका सबसे ज़्यादा थी, फिर कम होती आई, कम होती आई, फिर जीरो हो गई, फिर यहाँ गई। अब इस केसेस में अगर आप देखो इस पॉइंट्स पर, तो आपका इनिशियल वैल्यूज जो आपके पास गिवन है, इनिशियल वैल्यूज यहाँ पर, इनिशियल टू फाइनल वैल्यूज की बात करता हूँ इस टाइम के साथ, ठीक है, इस वैल्यूज की हम बात करते हैं इनिशियल टू फाइनल के लिए। तो उस केस में आपके पास जो ये रिजल्ट्स गिवन है ये क्या होंगे, हमेशा निगेटिव आ जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक भी निगेटिव चले जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक भी निगेटिव चले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये वाली निगेटिव वैल्यूज है। तो एक्सेलेरेशन के केसेस में ए, बी एंड सी दीज आर द नेगेटिव्स, एंड द केस ऑफ बी एंड सी इट इज पॉसिबल वैल्यूज। एंड सिमिलरली जब आप मैं डिस्कस करता हूँ इसी ग्राफ को, इसी ग्राफ के साथ x और t के साथ, दोबारा प्लॉट करता हूँ मैं ये v और t के साथ, और तीसरा प्लॉट करता हूँ मैं फिर से a और t के साथ, और मैं अब उस क्वांटिटी के जो शेप है उसको मैं चेंज करके उसको मैं इस तरीके से दे रहा हूँ कि क्या है ये सिचुएशन a की, ये सिचुएशन है b की, और ये सिचुएशन है c की, राइट। जब आप इस क्वांटिटीज के अंदर, जब इस डॉटेड पॉइंट्स को आप आगे की तरफ ले जाओगे, इस क्वांटिटी को आगे की तरफ ले जाओगे, ठीक है, इस क्वांटिटी की तरफ ले जाओगे आप, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो भी क्वांटिटी आपने गिवन दिया हुआ इस पे, इस फंक्शन में, तो आपके इनिशियल वैल्यूज ही आपके पास क्या है, ये फाइनल, सारी फाइनल वैल्यूज इसके साथ कम हो रही है, जो आपके पास टाइम है वो तो ठीक है, बट इस केस में क्या हुआ, ये डिक्रीज करते 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 इस पॉइंट पाया, ये पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट है, ये पॉइंट आपका टर्निंग पॉइंट है, इसी पॉइंट से वो आगे की तरफ पहले इस तरीके जाएगा, फिर इस तरीके से जा रहा है। तो आपकी जो पहली ग्राफ है इस केसेस में, वहाँ तो पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ था, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से, ए की वैल्यू यहाँ से बढ़ते 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 जाएगी और एक बार जीरो पे जाएगी, उसके बाद की वैल्यू आएगी, तो ए से बी तक इस कंडीशन में और बी से सी तक इस कंडीशन में। यहाँ पर भी वी आपका क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल अपान टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यही क्वांटिटी आपके पास मिलने वाली है, ऐसा ही ग्राफ आपको मिलने वाला है। तो पेपर्स में वो कोई भी सेक्शन को कट करके दे सकता है आपको, सिर्फ इतना सा सेक्शन भी दे सकता है कि इस सेक्शन का बताओ एक्सेलरेशन, ये वाला पोजीशन के साथ टाइम कैसा आएगा। एंड सिमिलरली जब आप इसकी बात करते हो तो हमेशा इसकी क्वांटिटी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इस केस में जो इसका ग्राफ आएगा वो ये आएगा यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक एंड बी से सी तक, क्लियर। और यहाँ पर जो ए आपके पास गिवन है वो क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज है, सो दैट इट मे बी द नेगेटिव पॉजिटिव इन बोथ। सो यहाँ पर भी जो आपका एक्सेलरेशन ए की वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। तो इस केसेस में जो ओवरऑल फिजिक्स में जितने भी ग्राफ आपके हैं सभी ग्राफ का एक कॉमन सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया, आप सिर्फ इसी एक पेज को समझ करके किसी भी पार्ट के सोल्यूशन को आप कर सकते हो बहुत शानदार तरीके से। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस ग्राफ एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल ऑफ द ग्राफ्स ऑफ फिजिक्स, कि जितने भी आपके मैकेनिक्स के पार्ट्स में हैं, जो आपका स्पीड, जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी स्पीड और एक्सीलरेशन के साथ जितने भी ग्राफ हैं उन सब ग्राफ का एक कॉमन सोल्यूशन दे दिया मैंने आपको। इसी सोल्यूशन से, इसी ग्राफ से आप कोई भी पार्ट को, किसी भी इक्वेशन को या किसी भी ग्राफ को आप कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन यूनिफॉर्म के केसेस में कई बार ऐसा भी ग्राफ आपको मिलेगा जो भी टाइप्स का, फॉर एग्जाम्पल्स आपको मिला ये v अपॉन टी के साथ, कभी ऐसे गया,
फिर वो कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अपनी पोजीशन पर ये रेस्ट पर आ गया। तो पहले ये इंक्रीज था, ठीक है, वी और टी के साथ। तो जब आप इसकी एक्सेलेरेशन की आप बात करोगे आप, तो इस केसेस में जो वैल्यूज दिख रही है वो कैसा दिख रही है, कांस्टेंट तो दिख रही है और इंक्रीजिंग दिख रही है आपको। तो ये वाला सेक्शन मतलब ये वाला पार्ट आएगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलेरेशन ये होगा, उसके बाद एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है आपके पास v के साथ। तो बहुत आसानी से कोई भी ग्राफ को सॉल्व कर सकते हो। किसी भी ग्राफ का शेप देखो, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन ऐसा आ रहा है, इस पार्ट का डिफरेंशिएशन इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, और इसके पार्ट का डिफरेंशिएशन इस तरीके से आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि किसी भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कितनी भी कंडीशंस दे रखी होगी, तो आपने ए और टी के साथ ग्राफ प्लॉट करना है तो आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। वेरिएबल्स कितने भी शेप हो सकते हैं, कितने भी आप ग्राफ हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सभी ग्राफ के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? Dear students, these are the very important session for you, the basic fundamentals of the kinematics which is related to the positions, velocity and accelerations with a non-uniform, uniform, instantaneous, ठीक है। दुनिया भर के जितने भी आपके सभी का यहाँ पे सोल्यूशन मिल सकता है। अब इसमें डी एक्सेलरेट एंड डिक्रीजिंग की बात अब जब करते हो, तो जो आप देखते हो कि डी एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो उस केसेस में कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है आपके पास डी एक्सेलरेशन के लिए, डी एक्सेलरेट, ठीक है। जो डी एक्सेलेरेशन की बात करते हो वो स्लोप इसी तरीके से है जब आप उसको डिक्रीज करते रहते हो, ठीक है, किसी पॉइंट से किसी डिस्टेंस से जब डी एक्सेलरेट करोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। वो ग्राफ भी इसी ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हो। दीज आर द कॉमन ग्राफ फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। एक सिस्टम क्या है, एक में आप बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, इसमें ये वाला सेक्शन है, नीचे से ऊपर फेंक रहे हो बॉल एयर में, किसी बॉल को आप इस तरीके से फेंक रहे हैं और उसके बिहेवियर को आप एनालिसिस कर रहे हैं कि पहले ये जा रहा है और फिर उसके बाद यहाँ तक गया और ये जीरो होने के बाद फिर वापस आ रहा है इसका। और इस केसेस में क्या है कि आपके पास ऑलरेडी कोई बॉल ऊपर है और उस बॉल को आप नीचे की तरफ छोड़ रहे हो और आने के बाद फिर ये बॉल वापस जा रहा है। तो आपने देखा होगा इन जनरल कि लोग दिखाते हैं एक पॉइंट से कि यहाँ से कोई बॉल उन्होंने जंप करी और वो बॉल इस तरीके से आ रही है, ठीक है ना। तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द ग्राफ related to the mechanics. You can use these lectures to solve all the numericals, all the concept, all the everywhere. Please note down कि जब आप एक्सेलेरेशन की बात करते हो तो अब एक्सेलेरेशन में भी जब आपकी पोजीशन x के साथ होगी, x के साथ होगी तो ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला आप यूज़ करोगे, ठीक है, dv अपॉन dx। और यही एक्सेलेरेशन आपको जब t का फंक्शन होगा तो आप क्या यूज़ करोगे, आप dv अपॉन dt। तो इस दो रिलेशन को आप इंपॉर्टेंट रिलेशन को याद रखना। मैंने आपको पहले बता दिया कि पोजीशन के साथ वेलोसिटी निकालने के लिए और एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आपको यही इक्वेशन यूज करना है फॉर द एक्सेलेरेशन, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आपको एक्सेलेरेशन निकालना है तो आप इसे निकाल लीजिए, किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप इसे निकाल लीजिए। दीज आर द बेसिक फंडामेंटल पार्ट ऑफ दिस इक्वेशंस, ठीक है। तो ये आपके काइनेमेटिक्स का लेक्चर 1 है। इसके बाद हम दोबारा फिर मिलेंगे अगले लेक्चर्स में। तभी के लिए आपको थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट एंड मोस्ट वेलकम इन एक्सपायरिंग एस प्रशांत भैया, ऑल द बेस्ट।